नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद शुभम रावत में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस लेकर आता हूं, जिसमें आजकल वन लाइनर चल रहा है। वन लाइनर कंसेप्ट या फैक्ट जो भी हैं उनको मैं लेकर आता हूं। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें भारतीय कॉन्टेक्स्ट पर हम बात कर रहे हैं, उसका चैप्टर फर्स्ट हमने कर लिया था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें 2 वीडियो आए थे। अब जो वीडियो है वो नियोजित विकास की राजनीति का पहला पार्ट है, यानी वीडियो नंबर 3 है ये। इसका अगला पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। नियोजित विकास की राजनीति। दोस्तों, नियोजित विकास की राजनीति जो है, यहाँ पे हमें पहले नियोजित विकास को समझना होगा। भारत जब आज़ाद होता है, भारत जब स्वतंत्र होता है, तो उसके सामने जो होती है विकास करने की चुनौती होती है। तो सरकार जो बनती है वो किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास करती है, उसके लिए योजना बनाती है, वही नियोजित विकास की राजनीति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारे ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे रखे हैं। पिछले चैप्टर में हमने राज्य पुनर्गठन आयोग को पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम योजना आयोग को पढ़ेंगे। तो जितने भी आयोग हैं उन्हें आपको याद करना पड़ेगा किसी भी हालात में, क्योंकि योजना आयोग, नीति आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग जो हैं, इन आयोगों की कब स्थापना हुई ये याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो योजना आयोग जो था, इसकी स्थापना मार्च 1950 में की गई थी, ताकि भारत में योजनाओं को बनाया जा सके और उन योजनाओं के लिए एक सलाहकार की भूमिका के रूप में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। फिर आता है योजना आयोग जो है वह इतना सफल नहीं हो पाया, तो 2015 में इसकी समाप्ति हो गई थी। मोदी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, इनके द्वारा इसकी समाप्ति कर दी गई थी और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। तो ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि समाप्ति कब हुई, 2015 में, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 में। फिर चौथा जो फैक्ट है दोस्तों वो है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो हिंदी में अगर हम पढ़ें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था हिंदी में है नीति का मतलब। और इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम कैसे करेंगे, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन और फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की फुल फॉर्म है, यानी भारत में नीति को बनाने के लिए, भारत को बदलने के लिए, भारत के विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, इस पर हम डेप्थ में, इसकी गहराई को हम समझेंगे जब हम कंसेप्ट या चैप्टर के डेप्थ में जाएंगे, तो उसके लिए अलग सीरीज़ लेके आएंगे। अभी वन लाइनर चल रहा है, तो इसलिए मैं इनको वन लाइनर के आधार पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वन मार्क्स या 2 मार्क्स में आपके लिए काम आएंगे, या किसी MCQ वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ पर वन लाइनर एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर ये काम आएगा। पांचवा जो फैक्ट है दोस्तों, पांचवा जो फैक्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई, 1951 से 56 के बीच हुई। दोस्तों, जब भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है, तो उसके बाद से हर 5 साल के लिए योजना सरकार बनाती है और एक एम रखती है, एक उद्देश्य रखती है कि इन 5 सालों में हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे काम करेंगे। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जब शुरू होती है, तो उसमें कृषि और सिंचाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि भारत उस समय आज़ाद हुआ था, स्वावलंबी बनने का प्रयास कर रहा था, और उसने कृषि और सिंचाई पे ज़्यादा फोकस किया। कई सारे बांध बनाने के भी काम स्टार्ट किए, और UGC जो है उसकी भी स्थापना जो थी इसी के आसपास 1956 में देखी जाती है। तो काफ़ी सारे काम हुए, बहुत सारी योजनाओं को अंजाम दिया गया।
तो इस योजना के जो मुख्य सलाहकार थे वो के.एन. राज थे। ये ध्यान रखिएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य सलाहकार थे वो के.एन. राज थे, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 तक चली, उस योजना में किस चीज़ पर फोकस किया गया? भारी उद्योगों पर फोकस किया गया, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको लगाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो जो मुख्य सलाहकार थे इसके वो पी.सी. महालनोबिस थे। पहले के के.एन. राज, दूसरी पंचवर्षीय योजना के पी.सी. महालनोबिस थे। ठीक है, अब अगले फैक्ट्स की बात करें अगर हम, तो 7वें नंबर का जो फैक्ट है वो ये है कि नियोजित विकास की राजनीति क्या है। ये मैंने बताया भी था कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्रम अनुसार किसी क्षेत्र पर ध्यान देना, तो वही नियोजित विकास की राजनीति है। राजनीति यानी राजनीति के द्वारा, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास करना, तो उसके लिए क्रम अनुसार किसी क्षेत्र पर ध्यान देना। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि पे ध्यान दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पे ध्यान दिया गया। अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग पर्टिकुलर क्षेत्र पर ध्यान दिया गया और अर्थव्यवस्था का विकास किया गया। यही नियोजित विकास की राजनीति है। फिर आता है 8वें नंबर में बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ मतलब युवा जो उद्योगपति थे उनका एक तबका 1944 में एकजुट होता है, और इस समूह ने क्या करा, देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। मतलब एक प्रस्ताव तैयार किया कि नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाना है, तो उसके लिए एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, और इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो इस प्लान की मांग ये थी कि जो सरकार है ना वो क्या करे, औद्योगिक या अन्य आर्थिक निवेश में कदम उठाए। मतलब जो आर्थिक निवेश है वो सरकार करे और उद्योगों के क्षेत्र में जो है निवेश करे, और बाहर की जो वस्तुएं आयात कर रहे हैं हम उसको कम कर दें और अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएं। तो उद्योगपति जो होते हैं वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं, उनकी ये मांग होती है, उनकी ये मंशा होती है कि सरकार औद्योगिक क्षेत्र में या अन्य आर्थिक क्षेत्रों में निवेश का कदम उठाए और लोगों को, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करे, बाहर से कम मंगाए और यहाँ पर बनाए। तो यही बॉम्बे प्लान था। कब हुआ? 1944 में हुआ। आगे हम बढ़ते हैं। अब बात आती है श्वेत क्रांति की। हरित क्रांति को मैं अगले वीडियो में डिस्कशन करूँगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से डिस्कशन हमें करना है, तो उसके कई फैक्ट भी है और कई चीज़ें उस पर डिस्कस करनी है, इसलिए उसको मैं आखिरी में रखूँगा। तो यहाँ पे हम श्वेत क्रांति की बात करेंगे। श्वेत क्रांति जो है उसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, और 1970 के दशक से जो है इसका पहला फेज़ शुरू हो जाता है, पहला जो लहर होती है उसकी शुरू हो जाती है, और 1996 तक लगभग चलती रहती है ये। तो ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में आता है, यानी श्वेत क्रांति ही ऑपरेशन फ्लड है। और ये जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, इस सहकारी संगठन की स्थापना होती है। ये मिल्क के मतलब दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से की जाती है। तो गुजरात का एक शहर होता है आणंद, तो सहकारी दुग्ध उत्पादन जो है वहाँ पर किया जाता है बड़े पैमाने पर, और ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होती है। इसलिए अमूल आपने देखा होगा, अमूल का दूध जो मिलता है, अमूल का मतलब ही फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो उस समय देश में पहली ऐसी यूनियन लिमिटेड थी जो दुग्ध उत्पादन में क्षेत्र में उसने क्रांति ला दी। मतलब इतना दूध उत्पादन हो गया कि भारत नंबर 1 बन गया दूध उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा, और अब थोड़ा सा और आगे हम जो है इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट इसके अंदर है। श्वेत क्रांति को हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है वो श्वेत क्रांति है कि जो जनक है वो है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने ही अमूल जैसे यूनियन लिमिटेड की स्थापना की थी। दूध को बड़े पैमाने पर उन्होंने उत्पादित किया था और उस क्षेत्र पे क्रांति लाने का काम उन्होंने किया था। तो सहकारी दुग्ध उत्पादन बहुत सारे लोगों के द्वारा, उनकी जो एनिमल्स थे, जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको इकट्ठा करके उनका दूध उत्पादन, उनके लिए अच्छे चारे की व्यवस्था करना और बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन करना, एक बड़े सहकारी संगठन के रूप में इसने काम किया।
तो वर्गीस कुरियन को क्रेडिट दिया जाता है, श्वेत क्रांति के जनक वही है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी उन्हें कहा जाता है। विपणन परिसंघ का एक काम करा, सबको मिलाकर, सबको जोड़कर संगठित किया और फिर दूध का उत्पादन किया, और अमूल की शुरुआत उन्होंने की थी। दोस्तों ये श्वेत क्रांति जो है उसके बारे में लगभग मैंने आपको बता दिया है। अंत में मैं इसके थोड़ा सा और ज़रा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो श्वेत क्रांति है, यानी जो ऑपरेशन फ्लड होता है, उसको ही हम श्वेत क्रांति कहते हैं, और 1970 में इसकी शुरुआत होती है, ये पूछ लिया जाता है। तो देश में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में होती है। डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आते हैं, बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं, बहुत परिवर्तन किया जाता है। तो जो गरीब किसान होते हैं ना, उससे इसको रोजगार मिलता है, ठीक है। गरीब किसानों को श्वेत क्रांति से क्या मिलता है, रोजगार मिलता है दूध के उत्पादन के क्षेत्र में। इस कार्यक्रम के कारण जो ये प्रोग्राम चलता है दूध उत्पादन के क्षेत्र में, स्वस्थ जानवरों की संख्या बढ़ गई। मतलब उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाने लगा, उनकी जो खान पान है, एनिमल्स का, दुधारू जो एनिमल्स होते हैं उन पे ध्यान दिया जाने लगा। दूध उत्पादन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाया गया, बाहर देश से सीखा गया, विदेशों से उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। वर्गीस कुरियन ने बेसिकली इस पे काम किया और उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। वास्तव में इस क्रांति का जो उद्देश्य था, भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देशों की श्रेणी में लाना था। और इसी प्रोग्राम ने क्या करा, एक समय तक दूध की कमी से जो भारत जूझता था, मतलब भारत में बहुत दूध कम हुआ करता था, अब वो भारत को दुनिया में दूध उत्पादन में अग्रणी बनाया, नंबर 1 बनाया उसने, ठीक है। आज अगर हम देखें तो भारत जो है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी समझ आए होंगे, जो फैक्ट है इम्पॉर्टेंट वो समझ आए होंगे। इसी नियोजित विकास की राजनीति पर एक और वीडियो आएगा अगला, उसमें हम वन लाइनर को कंप्लीट कर देंगे। ये वन लाइनर वाली सीरीज़ चल रही है, इसलिए इसके एक चैप्टर के 2 वीडियो कम से कम आएंगे, और इन चैप्टर्स को डेप्थ में भी पढ़ाया जाएगा, गहराई से भी पढ़ाया जाएगा कंसेप्ट्स को। वो जो होगा वो अलग से सीरीज उसकी आएगी। अभी हम सिर्फ वन लाइनर समझने की कोशिश करेंगे, जो बुक्स के चैप्टर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो छूट जाते हैं वो चीज़ें हम पूरा निचोड़ जो है 1 या 2 वीडियो के थ्रू लेकर आ रहे हैं, ताकि आपकी हेल्प हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगा। बने रहे मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस विद शुभम रावत में। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।